उत्पादन, समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन किया जा सकता है, 3 विधियां हैं आपके सिलेबस में। परावर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता का एग्जाम्पल जैसे पॉलीरॉइड होता है, पॉलीरॉइड से आपने प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पादन किया होगा 12th क्लास में। पॉलीरॉइड याद आ रहा है कुछ? ब्रूस्टर तो इसमें मेलस लॉ यूज होता है इसमें, हाँ मेलस। पॉलीरॉइड। तीसरा है द्वि अपवर्तन द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे उत्पादित होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग परावर्तन द्वारा। देखो परावर्तन द्वारा कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। जैसे ये कोई आपका यहाँ पर माध्यम है, जल या कांच, जल ले सकते हैं या कांच ले सकते हैं। यहाँ पर है वायु, ठीक है, जिसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1। और यहाँ पर आपने कोई सघन माध्यम ले लिया, जैसे कांच हो सकता है या कोई जल हो सकता है, यहाँ इसका अपवर्तनांक है म्यू, ठीक है। इस पर कोई प्रकाश आपतित होता है। अब आपको बताया हुआ है कि जनरली जो प्रकाश होता है वो कैसा प्रकाश होता है? अध्रुवित प्रकाश होता है, जिसमें कंपन तल सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश इस तरीके से इस पर आपतित हुआ। आपतित होने के बाद में क्या होगा? ये इसका अभिलंब है, n' कोई अभिलंब मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एंगल पर आपतन कोण पर कोई प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। आपतित के बाद क्या होगा? उसका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन, ठीक है। तो आंशिक परावर्तन तो उसी एंगल पर होता है, आपको पता है कि जितने एंगल पर ये आपतित होगा उतने ही एंगल पर परावर्तन होता है। और सघन माध्यम में थोड़ा सा ये झुकेगी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये जाने वाली थी इधर और इस तरीके से थोड़ा सा झुक गई, तो ये कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ये कहलाएगा परावर्तन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो इसमें अध्रुवित प्रकाश में ब्रूस्टर ने क्या फाइंड आउट किया कि जैसे कोई कण, जब कोई प्रकाश किसी इस पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके बाद परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश जो मिलता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। जब कोई अध्रुवित प्रकाश इस पृष्ठ पर आपतित होता है, सघन और विरल माध्यम की इस पृष्ठ पर आपतित होता है, तो जो परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। आंशिक रूप से ध्रुवित होने का मतलब क्या है कि कुछ कंपन तो ऐसे होंगे जो तल में होंगे ऊर्ध्व ध्रुवित और कुछ क्षैतिज ध्रुवित होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऊर्ध्व ध्रुवित और क्षैतिज ध्रुवित भाग मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से परावर्तित प्रकाश में होता है। लेकिन ब्रूस्टर ने ये ज्ञात किया कि एक निश्चित एंगल, एक निश्चित कोण जिसको बोलते हैं ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण, एक निश्चित कोण एक ऐसा होगा आपतन कोण जिस पर हमें परावर्तित प्रकाश पूरी तरीके से ध्रुवित प्राप्त होती है। एक निश्चित कोण, आपतन कोण जिसको बोलते हैं ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण, उस पर यदि प्रकाश आपतित होता है उस कोण पर, तो हमें परावर्तित प्रकाश पूरी तरीके से ध्रुवित प्राप्त होती है। और उसमें ध्रुवण का जो कंपन तल होता है वो तल के लंबवत होता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ध्रुवित परावर्तित प्रकाश किरण। इसको बोल सकते हैं आप आंशिक ध्रुवित अपवर्तित किरण। इस चीज को ध्यान रखना कि किसी भी इस ध्रुवण कोण के अलावा किसी और कोण पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित दोनों ही प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। लेकिन एक निश्चित एंगल है
आईपी, जब या आईपी या ब्रूस्टर ने दिया था ये नियम, इसलिए इसको आईबी भी बोल देते हैं, ब्रूस्टर कोण। ठीक है, ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण। इस कोण पर यदि आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश किरण जो है हमें पूरी तरीके से ध्रुवित प्राप्त होती है, और जिसमें कंपन तल कहाँ होता है, जो ये प्लेन है उसके लंबवत। ठीक है, और ये जो है वो किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे बनाना कि ये लंबवत दिखे तुम्हें। ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। ब्रूस्टर ने यह ज्ञात किया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे आप ले सकते हैं कांच या ग्लास, अध्रुवित प्रकाश किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में एक विशिष्ट आपतन कोण आईपी पर आपतित होती है, विशिष्ट आपतन कोण आईपी पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण एक ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है, जिसका कंपन तल लंबवत होता है, जिसका कंपन तल आपतन के लंबवत होता है। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें, जब भी कोई किरण इस ध्रुवण कोण पर आपतित होगी तो परावर्तित किरण क्या होगी, पूरी तरीके से ध्रुवित प्राप्त होती है, जिसके कंपन तल आपतन के लंबवत होते हैं, और इस एंगल पर जब भी प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, साथ ही इस आपतन कोण आईपी के लिए परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक जिस पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश आपतित हो रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तथा ब्रूस्टर एंगल या ध्रुवण कोण, ब्रूस्टर या इसको बोलते हैं आपतन कोण, आईपी है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी। ये क्या कहलाता है,
ब्रूस्टर नियम कहलाता है। ब्रूस्टर का नियम कहलाता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP। ठीक है, अब हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको अभी प्रूव कर लेंगे। मिटा दूं? 2-4 लाइन तो लिखी होंगी। अब देखो म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ये तो ब्रूस्टर के नियम से हो गया। एक स्नेल का नियम भी होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आई कितना है? IP के बराबर है ना, ब्रूस्टर एंगल। अब जब ये IP होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होता है? IP ही होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन IP अपॉन साइन आर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। और ब्रूस्टर के नियम से क्या है? म्यू इक्वल्स टू 10 IP, और 10 IP को क्या लिख सकते हैं? साइन IP अपॉन कॉस IP। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो एक तो स्नेल का नियम और ब्रूस्टर का नियम, दोनों से क्या निकल रहा है? देखो दोनों तरफ म्यू म्यू है। यहाँ पर साइन IP अपॉन साइन आर, यहाँ साइन IP अपॉन कॉस IP। जब इधर LHS इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, जिसमें से साइन IP तो साइन IP के बराबर है। तो समीकरण 1-2 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि कॉस IP किसके बराबर है? साइन आर के बराबर है। लिख सकते हैं ना, कॉस IP साइन आर के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से कॉस IP बराबर साइन आर। और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस आर। कॉस 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है। तो इसको मैं यदि कॉस IP इज इक्वल टू साइन आर, यहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है कि IP किसके बराबर है? 90 प्लस आर के बराबर हो गया ना। कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा, तो IP किसके बराबर हो गया? 90 माइनस आर के बराबर। यहाँ इन दोनों से क्या आ जाएगा? IP किसके बराबर है? 90 माइनस आर के। या फिर हम बोल सकते हैं कि IP और R किसके बराबर है? 90 के। ठीक है, अब डायग्राम में देखो, IP और R वो दोनों बराबर किसके हैं? 90 के। अब देखो जैसे इस पर, इस एक्सिस पर ये जो एंगल बनता है टोटल कितने का बनता है? 180 का बनता है। अब इसमें से इतना पार्ट ये तो हो गया IP, ठीक है, और इतना पार्ट ये R। IP और R किसके बराबर हो गए? 90 के। तो बचा हुआ पार्ट किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये IP प्लस R इक्वल्स टू 90। यहाँ से देख लो, ये पूरा 180, IP और R 90, तो 90 बचा हुआ पार्ट कितने का होगा? 90 का होगा। अतः यहाँ से इसको यदि नाम दे दें, इसको सेंटर O B and C। ठीक है, IP प्लस R प्लस BOC
कितना होना चाहिए 180। जब ये 180 होगा, ये दोनों कितने के 90 के। वन एट्टी माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 का। और बीओसी कौन सा एंगल है, परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के बीच का कोण। अतः ब्रूस्टर कोण पर, ब्रूस्टर आपतन कोण पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरणें लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परावर्तन द्वारा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ मिलता है, परावर्तित प्रकाश में। ठीक है, अपवर्तित प्रकाश में आंशिक रूप से ध्रुवित मिलता है। अब इसमें दूसरा टॉपिक, दूसरी विधि लिख लीजिए द्विवर्णता द्वारा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना पोलरॉइड। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है। इसको समझ लो, लिखवा कल देंगे। ठीक है, तो देखो पोलेरॉइड या द्विवर्णता द्वारा इसमें क्या होता है कि जो आपका पोलेरॉइड होता है वो एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रकाश कक्ष होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकाश कक्ष होती है कि सारे क्रिस्टल के तल जो हैं वो इस तरीके से होते हैं पोलेरॉइड में। ठीक है, एक विशेष प्रकाश कक्ष होती है और पोलेरॉइड इस तरीके की प्रकाश कक्ष उस पर समांतर होती है। ठीक है, जब इस पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, जैसे इस पर कोई प्रकाश आपतित हुआ जो कि अध्रुवित है, ठीक है, जिसमें कंपन तल जो है सभी संभव दिशाओं में है। अब जब अध्रुवित प्रकाश उस पर आपतित होता है पोलेरॉइड पर, ठीक है, तो इसकी जो प्रकाश कक्ष है उसके समानांतर जो प्रकाश होगा उसका क्या हो जाता है, इसमें अवशोषण हो जाता है। और जो इसके लंबवत होता है, सॉरी, जो इसके समानांतर होता है उसी को ये पास करता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है पार्ट वो क्या है, इसके समानांतर है, इसकी प्रकाश कक्ष के समानांतर है, वो पार्ट क्या है इसमें से निर्गत हो जाएगा। और जो इसके लंबवत वाला पार्ट है, क्योंकि एक तो एक्स में होगा एक वाई में होगा, तो वाई वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, इसमें अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश में कंपन कहाँ है, सभी संभव दिशाओं में है, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और चारों तरफ भी है। ठीक है, तो जो वाई वाला पार्ट है वो तो इसमें अवशोषित हो जाएगा, जो इसकी प्रकाशीय कक्ष के समानांतर है वो निर्गत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले पार्ट का क्या होगा, इसमें इस तरीके से भी तो है प्रकाश, वो जो ना तो इसके लंबवत है और ना ही इसकी प्रकाशीय कक्ष के समानांतर है, उसका क्या होगा, इसके दो घटक बनेंगे, जैसे आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो इसके दो घटक कहाँ कहाँ बनेंगे, एक तो इस दिशा में बनेगा एक्स में और एक इसके परपेंडिकुलर वाई में।
2 घटक होंगे, तो जो x वाला घटक होगा वो तो क्या हो जाएगा, इसमें से पारगमित हो जाएगा, और y वाला क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पोलेरॉइड में से जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो पोलेरॉइड क्या करता है, अपनी प्रकाशीय कक्ष के समानांतर वाले कंपनों को तो पास कर देगा, और जो इसकी प्रकाशीय कक्ष के लंबवत हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और जो किसी एंगल पर है इस तरीके से उनका क्या होगा, उनका जो क्षैतिज घटक है वो तो इसमें से पास हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पोलेरॉइड से हमें क्या मिल सकता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको कल लिखवाएंगे।